एक समय की बात है। जंगल में नदी किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त एक साथ बैठे थे। तभी अचानक से चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि धनवान बने? मेहनत तो सभी करते हैं, धनवान बनने की सभी कोशिशें करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं। लेकिन गरीब मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी वो कभी धनवान नहीं बन पाता। क्या मेहनत से ही धन कमाया जा सकता, अमीर बना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह तेज था जो सदियों से नीति के रहस्यों को संजोए हुए था। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, दिन रात खटता रहता है, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वाले इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धिमान होता है। मेहनत, अमीरी धनवान व्यक्ति मेहनत से नहीं अपनी बुद्धि से बनता है। अगर ये बात सबको समझ में आ गई, उस दिन समझो कि कायनात पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है। हकीकत में तुम्हें धनवान बनने के लिए मेहनत का 1% भी रोल होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत सिर्फ मजदूरी और दिमाग की चोरियां, यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके हिस्से ही आती है। अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें वो चीज सोचनी पड़ेगी जैसे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। तब चंद्रगुप्त ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आज कृपा करके इन सभी चीजों के बारे में बताइए। चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा। इसलिए चंद्रगुप्त, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में छिपे हैं चाणक्य नीति के वे रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो बस कमेंट में आप चाणक्य नीति लिखते हैं। हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। धनवान बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु उस मेहनत का तरीका थोड़ा अलग होगा। आज मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूं। याद रखना, मेरी यह बातें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। चंद्रगुप्त, धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं को सम्राट और गरीबों को धनवान बना चुके हैं। ये नियम मेहनत की नहीं, बुद्धि की पूजा करते हैं। हर नियम के साथ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो इनकी गहराई समझाएगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। नियम नंबर 1, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य बोले, पहला नियम यह है कि लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो जानता है कि कब, किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वह फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ते कागज का टुकड़ा, बहुत घूमेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। अब चाणक्य ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, नाम था हरिया। हरिया दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। सुबह सूरज उगते ही हल चलाता, शाम ढलते तक फसल काटता, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती, क्योंकि वह कभी मौसम की समझ नहीं रखता था। पड़ोस का एक दूसरा किसान मूला कम मेहनत करता था। वह साल में सिर्फ 2 बार खेत में जाता, एक बार बुआई के लिए, दूसरी बार कटाई के लिए। लेकिन मूला मौसम के संकेतों को पढ़ता था, बादलों की दिशा, हवा की गति, मिट्टी की नमी। वह जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल बोनी है। नतीजा, हरिया का खेत बंजर रहता, जबकि मूला का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन हरिया मूला से बोला, भाई, तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में उड़ जाता है। मूला हंसा और बोला, हरिया, मेहनत तो तू करता है, लेकिन बिना दिमाग के। मैं मेरी मेहनत को दिशा देता हूं। चाणक्य ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखो चंद्रगुप्त, हरिया की तरह ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। मान लो बाजार में सर्दी का मौसम है, एक दुकानदार ऊनी कपड़े स्टॉक करता रहता है।
लेकिन बुद्धिमान दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वह चाय का स्टॉल लगाता है। कम मेहनत, ज्यादा कमाई। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धि निवेश सबसे बड़ा निवेश है। नियम नंबर 2, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चंद्रगुप्त, सुनो मेरे शब्दों को। जैसे वन्य पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है। दूसरा नियम यह है, धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती हैं जहां आत्मनियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल होता है जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। हे राजकुमार, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हों तो कितना भी पानी डालो वह सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे योद्धा शत्रु पर। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व है। यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह घोड़े को कहां ले जाएगा, कोई निश्चित नहीं। धन के संदर्भ में यह लगाम 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम से तात्पर्य है कि शरीर को अनावश्यक भोजन या विश्राम से बचाना। जैसे एक राजा यदि प्रतिदिन भोज के अतिरेक में लिप्त रहे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और राज्य संचालन में थकान आ जाएगी। संयम से शरीर स्वस्थ रहता है, जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। मानसिक संयम का स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। क्रोध में लिया गया निर्णय, जैसे युद्ध में आवेशपूर्ण आक्रमण, अक्सर विनाशकारी होता है। चंद्रगुप्त, याद रखो, जब तुम्हारा क्रोध भड़के तो गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह निर्णय धन को बढ़ाएगा या घटाएगा? आर्थिक संयम सबसे सूक्ष्म है। हर व्यय से पूर्व प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है? धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है। नियम नंबर 3, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चंद्रगुप्त, अब सुनो तीसरे नियम को, जो धन की आत्मा है। धन कमाना तो एक कला है, जैसे शिकारी का बाण चलाना, किंतु उसे बचाना और वृद्धि करना यह नीति का चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां व्यय कर देता है वह लक्ष्मी का अपमान करता है और देवी तुरंत परिवर्तन कर लेती है। खर्च की नीति बनाओ, हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, जैसे राज्य के कोषाध्यक्ष लेखा जोखा रखता है। हे राजकुमार, कल्पना करो कि धन एक अग्नि है। यदि अनियंत्रित जले तो सब जला देगी, यदि नियोजित तो प्रकाश देगी। कमाने से बड़ी है खर्च की नीति, क्योंकि कमाई क्षणिक होती है, किंतु खर्च का प्रबंधन शाश्वत समृद्धि लाता है। इसकी जड़ें प्राचीन अर्थशास्त्र में हैं। कौटिल्य नीति में कहा गया है कि व्ययः नियोजितः धन वृद्धि कारकः। नियोजित व्यय ही धन की वृद्धि का कारण है। चंद्रगुप्त, खर्च की नीति का स्वरूप 4 भागों में बांटो: आवश्यक, वांछित, बचत और दान। आवश्यक व्यय वह है जो जीवन को चलाए, भोजन, वस्त्र, आवास। वांछित व्यय सुख के लिए, किंतु सीमित। बचत व्यय का भाग धन को बढ़ाने के लिए और दान लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की हो तो 4 आवश्यक पर, 3 वांछित पर, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। यह नीति धन को अपमानित होने से बचाती है। नियम नंबर 4, समय धन से भी मूल्यवान है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम चौथे नियम पर पहुंच चुके हैं, जो समय की महिमा का गान करता है। यह नियम न केवल राजा के जीवन का आधार है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य ज्ञान का खजाना है। जिस पुरुष ने समय को व्यर्थ गंवाया, उसने असंख्य स्वर्ण मुद्राओं को खो दिया। समय का सदुपयोग करने वाला ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि देवी आलस्य के निवास से दूर भागती है। हर क्षण एक अवसर है, जैसे बीज बोने का समय। हे राजकुमार, समय धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, किंतु समय एक बार गया तो लौटकर नहीं आता। यह नियम प्राचीन वेदों और उपनिषदों की जड़ों से उपजा है, जहां काल को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। हर इंसान के पास जीवन में समान रूप से 24 घंटे मिलते हैं। एक अमीर सेठ के पास 24 घंटे हैं, एक गरीब भिखारी के पास भी 24 घंटे। फर्क कहाँ है? फर्क उपयोग में है। गरीब भिखारी अपने 24 घंटों को फालतू की चीजों में बिताता है। सड़क पर बैठकर व्यर्थ चिंतन, गलत संगति में समय नष्ट,
या फिर नकारात्मक विचारों में डूबा रहना। वह सोचता है, मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए क्या करूं? लेकिन एक धनवान व्यक्ति, एक सफल राजा या व्यापारी अपने 24 घंटों को व्यवसाय, रोजगार और उत्पादक कार्यों में लगाता है। वह सुबह उठकर योजना बनाता है, दिन में कार्य करता है, शाम को चिंतन करता है। यही फर्क है, एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ समृद्धि। समय का सदुपयोग बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। जब तुम प्रत्येक क्षण को उपयोग करोगे तो निर्णय शीघ्र होंगे। राज्य संचालन में 1 मिनट की देरी से शत्रु लाभ ले सकता है। नियम नंबर 5, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम 5वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो बुद्धि की महिमा का उद्घोष करता है। यह नियम न केवल धन संचय का रहस्य है, अपितु जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार भी। धन को वस्तुओं में न लगाओ, अपितु बुद्धि में लगाओ। ज्ञान की वृद्धि ही धन को आकर्षित करती है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश धन का मूल स्रोत है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वह अवसरों को पहचानता है, जोखिमों से बचता है और निर्णयों से विजयी होता है। प्राचीन ग्रंथों में विद्या परमम धनम कहा गया। विद्या ही परम धन है। यह कथन उपनिषदों से लिया गया है, जहां विद्या को अटल धन माना गया है, जो न चोरी जाता है न नष्ट होता है। हे चंद्रगुप्त, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। जड़ें बुद्धि हैं जो पोषण प्रदान करती हैं। बिना जड़ों के वृक्ष गिर जाता है। बुद्धि निवेश का अर्थ है धन को वस्तुओं जैसे आभूषण या महल में न लगाना, अपितु ज्ञान में। एक व्यापारी जो केवल सोना खरीदता है वह जोखिम में पड़ता है, किंतु जो बुद्धि में निवेश करता है वह बाजार के रहस्य जान लेता है। बुद्धि से निर्णय सटीक होते हैं। एक राजा जो बिना सलाह के युद्ध करता है हार जाता है, लेकिन विद्वान राजा जैसे विक्रमादित्य ने बुद्धि से साम्राज्य विस्तार किया। दैनिक जीवन में एक किसान जो मौसम का ज्ञान रखता है वह फसल बढ़ाता है। उपाय सरल है, ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, गुरु से सीखो, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो। चंद्रगुप्त, राज्य में भी बुद्धिमान सलाहकार धन बढ़ाते हैं। एक सलाहकार जो अर्थव्यवस्था समझता है, करों को सही लगाता है। पंचम निष्कर्ष, बुद्धि को अपना धन बनाओ, बुद्धि को अपना धन बनाओ। यह वाक्य मात्र एक सलाह नहीं, अपितु एक मंत्र है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हर सफल पुरुष का मूल आधार रहा है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश सबसे बड़ा है, इसे अपनाओ, धन आएगा। जय हो। कल्पना करो चंद्रगुप्त, एक ऐसा राज्य जहां सोना चांदी की नदियां बहती हों, जहां खजाने की दीवारें ऊंची हों, किंतु शासक का मन अज्ञान के अंधकार में डूबा हो। क्या वह राज्य कभी स्थिर रह सकता है? क्या वह धन कभी सुख का कारण बनेगा? नहीं हे मित्र, असली धन तो वह है जो तुम्हारे मस्तिष्क की कोठरियों में संचित हो। ज्ञान का भंडार, विवेक का प्रकाश और बुद्धि का तेज। यह धन चोरी नहीं होता, नष्ट नहीं होता और न ही समय के साथ मुरझाता है। यह तो बढ़ता ही जाता है, जैसे कोई वटवृक्ष जो एक बीज से लाखों शाखाओं में विस्तार पा लेता है। बुद्धि को धन बनाने का अर्थ है हर क्षण को एक निवेश का अवसर मानना, हर किताब पढ़ना, हर अनुभव से सीखना, हर गलती को सबक बनाना। यही है वह निवेश जो ब्याज पर ब्याज देता है। अब सोचो, क्या बुद्धि मात्र किताबी ज्ञान है? नहीं चंद्रगुप्त, बुद्धि तो वह ज्वाला है जो मन को प्रज्वलित करती है, जो निर्णयों को दिशा देती है और जो जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। प्राचीन आर्षि कहते थे, विद्या विनयम ददाति, ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है। लेकिन आज के युग में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, बुद्धि को अपनाने का अर्थ है निरंतर सीखना। कल्पना करो एक योद्धा जो तलवार चलाने में निपुण हो किंतु रणनीति से अज्ञानी हो, वह कभी विजयी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही व्यापार में धन कमाना मात्र पर्याप्त नहीं, बुद्धि से उसे संभालना, बढ़ाना और संरक्षित रखना ही असली कला है। हे चंद्रगुप्त, तुम्हारा राज्य मौर्य साम्राज्य का प्रतीक है, विशाल, शक्तिशाली, किंतु उसकी नींव बुद्धि पर टिकी है। चाणक्य जैसे गुरु ने यही सिखाया, बुद्धि से बंधे रहो तो धन स्वयं तुम्हारा दास बनेगा। इस निष्कर्ष में हम कुछ गहन बातें छुएंगे जो शायद सीधी न लगे, किंतु घूम फिराकर उसी सत्य तक पहुंचाती हैं कि असली धन तुम्हारे दिमाग में बसता है। यदि तुम्हारा मन सही दिशा में हो, यदि शिक्षा और ज्ञान की जड़ें गहरी हों, तो समृद्धि तुम्हारा अनुसरण करेगी
तुम कभी गरीब नहीं हो सकोगे, क्योंकि गरीबी तो बाहरी आभूषणों की कमी है, न कि आंतरिक प्रकाश की। आओ इन बातों को विस्तार से समझें, जैसे कोई नदी जो मुहाने से समुद्र तक बहती हुई हर किनारे को स्पर्श करती है। नियम नंबर 6, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम छठे नियम पर पहुंच चुके हैं, जो अवसरों की चेतना का आह्वान करता है। यह नियम धन प्राप्ति का कुंजी है, जो सतर्कता सिखाता है। अवसर को देखो, पहचानो और पकड़ो। जो अवसरों को भुनाता है वही लक्ष्मी का स्वामी बनता है। हे राजकुमार, अवसर जीवन के बीज हैं। इन्हें बो तो वन उगता है, अन्यथा रेगिस्तान रहता है। प्राचीन नीति में अवसर काल का उपहार है। हे चंद्रगुप्त, अवसर पहचान की अवधारणा वेदों से उपजी है। ऋग्वेद में समय को एक पशु के रूप में वर्णित किया गया है, जो चंचल और पकड़ने योग्य है। काल पशु अर्थात समय एक पशु है जिसे पकड़ना पड़ता है, अन्यथा वह फिसल जाता है। यह सूक्ति हमें सिखाती है कि अवसर क्षणिक हैं, जैसे कोई जंगली पशु जो जंगल में लपकता फिरता है। यदि सजग न हो तो हाथ से निकल जाते हैं। उपनिषदों में अवसर को संयोग माना गया, वह संयोग जो सिद्धि की ओर ले जाता है, जहां देवता और मनुष्य का मिलन होता है। यहां अवसर मात्र संयोग नहीं, अपितु कर्म और भाग्य का सन्नाद है। चाणक्य नीति में मैंने लिखा, उद्योगेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं और उद्योग अवसर पहचान का प्रथम चरण है। नियम नंबर 7, धन को रोकने की कला सीखो। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम 7वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो धन संरक्षण की सूक्ष्म कला का रहस्य उजागर करता है। यह नियम कमाई की चमक से परे जाकर धन की स्थिरता पर जोर देता है, क्योंकि कमाना सरल है, किंतु संभालना चातुर्य की मांग करता है। धन रोकने की कला अपनाओ। हे राजकुमार, यह कला विविधीकरण में निहित है। एक स्थान पर न रखो, अपितु बहुधा स्रोतों में बांटो, ताकि एक की हानि से सब नष्ट न हो। प्राचीन अर्थशास्त्र में संरक्षण वृद्धि का आधार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मैंने स्वयं वर्णन किया है कि धनम रक्षेत विविधेन पथेन। धन को विविध मार्गों से संरक्षित करो, क्योंकि एक ही द्वार से आग लग जाए तो सब जल जाता है। आओ हम इसकी साहित्यिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से लेकर व्यावहारिक उपायों तक गहनता से चर्चा करें। मैं इसे एक राजसभापति के भाषण की भांति विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, ताकि तुम्हारा हृदय और बुद्धि दोनों इसमें रमा जाए और तुम राज्य संचालन में इस कला के स्वामी बन जाओ।